अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हम मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स, और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 यानी कि साउंड पढ़ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में जितनी भी गुफ्तगू थी हमने थ्योरेटिकली सारी मुकम्मल कर ली है। आज के लेक्चर में हम मशक़ का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इस मशक़ का आगाज़ हम कसीरुल इंतखाबी सवालात से शुरू करेंगे। तो चलें आज के लेक्चर में हम जितने भी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं इस मशक़ के वो हल करते हैं। तो इन सब को सीखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके सामने आज चैप्टर नंबर 11 यानी साउंड के कसीरुल इंतखाबी सवालात करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह नसीहत एक ही होगी कि इस वीडियो को पॉज़ करें और ख़ुद से ये कसीरुल इंतखाबी सवालात हल करने की कोशिश करें। जैसे जैसे हल करते चले जाएंगे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक तो वो रिवाइज़ होते चले जाएंगे और साथ ही साथ आपके सीखने का अमल भी बेहतर होता चला जाएगा। जैसे ही आप अपने सवालात हल कर लें तब वीडियो प्ले करें। वीडियो प्ले करने के बाद अपने जवाबात मेरे जवाबात से मैच करें और देखें क्या वाकई आपके जवाबात ठीक हैं। अगर तो ठीक हो गए तो आपकी खुशी का कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, और अगर किसी जगह पे आप कोई गलती कर बैठे हैं तो मेरे सॉल्यूशन को देख लें और देखें कि किस जगह पे आपने गलती की है, वो गलती ठीक करें और उस गलती को दोबारा से ना दोहराने का इरादा करें और फिर देखें कि किस तरह आपकी लर्निंग ये आसमानों की जानिब जा रही होगी। तो चलें आज के लेक्चर का पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल उसकी जानिब बढ़ते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल कौन सी है। साउंड वेव्स हैं, रोशनी की वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं या पानी की वेव्स हैं। तो इसमें तरीका हमेशा की तरह एक ही होगा कि आपने एक ही ऑप्शन पढ़ के जवाब को ठीक नहीं मान लेना, बल्कि सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें से बारी बारी एक एक को चेक करना है, एक एक के ऊपर टाइम लगाना है और उसके बाद आप ठीक वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे और फिर कहेंगे बड़े वसूख के साथ कि जी हाँ ये जवाब बिल्कुल ठीक है। तो चलें हम बढ़ते हैं आगे। क्या साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं? अभी देख लेते हैं अभी कुछ देर में। रोशनी की वेव्स, अब ज़रा याद करें कि रोशनी की वेव्स जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि रोशनी की वेव्स तो आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, क्योंकि सूरज से ज़मीन तक आते हुए दरमियान में खला है। खला है तो इसका मतलब है कोई चीज़ नहीं है, और जब वेव को किसी एक जगह से दूसरी जगह इशात के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो तो वो कौन सी वेव कहलाती हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये तो मिसाल ही, ये तो किस्म ही मैकेनिकल वेव की है। तो इसका मतलब है कि ये जो रोशनी की वेव्स वाला ऑप्शन हमें दिया गया है इसको तो हम टर्मिनेट कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे ताकि हम अगले ऑप्शन की जानिब बढ़ें। आगे कहा जा रहा है रेडियो वेव्स। ज़रा याद करें जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पूरे ख़ानदान से उसका ज़रा याद करें कि जब मैंने आपका तारुफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पूरे ख़ानदान से करवाया था और मैंने कहा था कि इस ख़ानदान में 7 लोग रहते हैं और उन 7 लोगों के मैंने नाम भी बताए थे। विजिबल रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है और साथ ही साथ हमने रेडियो वेव्स का रीजन भी देखा था। तो इसका मतलब है कि रेडियो वेव्स का ताल्लुक भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ है। तो इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन जो है ये भी गलत तसव्वुर हो गया, गलत हमने कह दिया कि इसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। पानी की वेव्स, पानी की वेव्स देखें जी, हम कहते हैं कि पानी की वेव्स ऐसी वेव हैं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई ये पानी का टब है और पानी के टब पे ये कोई स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल काम सतह है, उसकी पुरसुकून सतह है। अब जैसे ही मैं इस सतह के ऊपर एक दूसरी साइड पे एक कॉर्क रख दूंगा, अब जैसे ही इसके दूसरे सिरे से मैं कोई डिस्टर्बेंस पैदा करूंगा, कोई खलल पैदा करूंगा तो पानी की सतह पे वेव्स पैदा शुरू हो जाएंगी। इस तरह से वेव्स पैदा हो गई और वेव्स आगे की जानिब बढ़ेंगी। अब वेव्स की मोशन की सिमत है दाईं जानिब, लेकिन जैसे ही ये वेव इस कार्क तक पहुंचेगी तो जैसे ही इस कार्क पे पहुंचेगी तो ये कार्क
ऊपर और नीचे की जानिब मूव करना शुरू कर देगा। अब देखें, वेव की मोशन है आगे की जानिब, कोर्क मूव कर रहा है ऊपर और नीचे, यानी कि इन दोनों के दरमियान बनने वाला जाविया है 90 दर्जे का। और अगर ये जाविया 90 दर्जे का है तो इसका मतलब है कि वेव की मोशन और पार्टिकल और मीडियम के ज़रात की मोशन एक दूसरे के अमूदन है। और ऐसी वेव्स को हम क्या नाम देते थे? ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते थे। इसका मतलब है कि ये पानी की वेव्स वाला ऑप्शन भी हमारे कंसिडरेशन से निकल गया। इसको हम तसव्वुर नहीं करेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल है। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है साउंड वेव्स। देखा, अगर मैं पहले ही साउंड वेव्स पढ़ लेता, पढ़ने के साथ ही टिक लगा देता, तो बाकी ऑप्शंस के बारे में हम किस तरह से डिसाइड करते? हो सकता है आगे कोई एक और मिसाल दी गई होती और एक डी ऑप्शन में आपको कहा गया होता कि अलिफ और बे दोनों मिसालें लॉन्गिट्यूडनल की मिसाल हैं। तो आपने इसलिए सारी की सारी ऑप्शंस पढ़नी है, उनके कॉन्सेप्ट ज़रा रिवाइज करने हैं और फिर साबित करना है कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हमारे पास साउंड वेव्स रह गई हैं। अब साउंड वेव्स में हम क्या देखते थे कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास हवा के ज़रात हैं इस तरह से, ये कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं, और कुछ जगहों पे हवा के ज़रात जो हैं वो बिल्कुल पास पास हैं। आपको याद है ऐसे रीजन को जहाँ पे मीडियम के ज़रात करीब करीब होते थे हम नाम देते थे कंप्रेशन का। तो देखें यहाँ पे वेव जो गुजरेगी वो आगे की जानिब गुजरेगी और जो मीडियम के ज़रात हैं वो भी आगे और पीछे की जानिब मूव करेंगे, यानी कि इनकी सिमत एक दूसरे के मतवाजी होगी और मतवाजी सिमत वाली हम वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल है और हम इसको टिक कर देंगे। आप सर्कल करना चाहते हैं तो सर्कल भी कर सकते हैं। तो हमारा ये पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ आ गया तो चलें मज़ीद एक कदम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि साउंड पैदा होने वाले जिस्म से आप तक कैसे पहुँचती है। यानी कि एक जिस्म, फ़र्ज़ करें कोई स्पीकर है, उस स्पीकर से आवाज़ आप तक पहुंचनी है, वो किस तरह से पहुंचेगी? फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई स्पीकर पड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, ये स्पीकर से कोई आवाज़ निकल रही है और ये आवाज़ आप इस जगह पे खड़े हैं और आप तक ये आवाज़ पहुंच रही है। ये आवाज़ आप तक किस सूरत में पहुंचेगी आपने ये चीज़ बतानी है। चलें ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से, या तार या डोरी की वाइब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बदौलत, या इंफ्रारेड वेव्स की बदौलत? अब यहाँ पे दोबारा से यही टेक्निक अपनाएंगे कि जो गलत ऑप्शन हैं उसको ख़त्म करते चले जाएंगे और जो ठीक ऑप्शन लगेगी उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो चलें नीचे से शुरू करते हैं। कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स की बदौलत। अब हम ये जानते हैं कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इंफ्रारेड वेव्स इनका ताल्लुक़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ख़ानदान से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ख़ानदान का ताल्लुक़ मैकेनिकल वेव्स वाले ख़ानदान से किस तरह से हो सकता है? चलें जी, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऊपर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोबारा से वही रीज़न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैकेनिकल वेव्स से क्या ताल्लुक़ होगा? जी, ये ऑप्शन भी हमारे वहमो गुमान से निकल गया, तार या डोर की वाइब्रेशन की वजह से। अब यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे गलती कर लेते हैं। वो कहते हैं कि साउंड जो है चूँकि वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है, हमारे कानों तक ये वाइब्रेशन की वजह से पहुँचता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो वाइब्रेशन है ये साउंड को पैदा करवाने के लिए लाजमी है। तो मैं यहाँ पे एक की पॉइंट लिख देता हूँ कि जो तार या डोरी की वाइब्रेशन है ना, इससे साउंड पैदा होता है, सिर्फ और सिर्फ पैदा होगा। अगर वो ये पूछता कि साउंड पैदा कैसे होता है तो आप कह देते हैं कि तार या डोरी की वाइब्रेशन की वजह से। जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये इस तरह मैंने एक स्ट्रिंग रखा हुआ है, एक धागा रखा हुआ है और इसको मैंने दोनों जगहों पे दोनों सिरों से फिक्स किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको दरमियान से प्लग करूँगा, इसको खींचूंगा, तो ये जो तार होगी या डोरी होगी ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और जैसे जैसे ये वाइब्रेट करती रहेगी इसकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होगी। लेकिन आवाज़ पैदा होने का तो हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे ये पूछा है कि आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचेगी। तो जिस तरह से मैंने आपके सामने ये रीजन बनाया है, रेयरफेक्शन
और कंप्रेशन का बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे साउंड आगे की जानिब बढ़ती चली जाएगी, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरह की एक सीरीज़ डेवलप होती चली जाएगी, इस तरह की एक सीरीज़ बनती चली जाएगी। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है, फासला तय करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बे ऑप्शन भी हमारा गलत तस्वुर किया जाएगा। ठीक ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा है और वो है हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, पहुंचता है। तो चलें, अब दूसरा सवाल भी आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। तीसरे सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि जो साउंड है वो एनर्जी की कौन सी किस्म है। एनर्जी आप जानते हैं मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, जिसकी वजह से हम या तो देख सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं या सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। ये सारी की सारी एनर्जी की मुख्तलिफ़ अक़साम ही हैं। अब हमने देखना है कि इन सब में से साउंड कौन सी किस्म है। साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किस्म है, मैकेनिकल एनर्जी की किस्म है, थर्मल एनर्जी की किस्म है या केमिकल एनर्जी की किस्म है। चलें दोबारा से टेक्निक अपनाते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक तस्वुर की जाएगी। चलें, सबसे पहले है केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी में तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अगर आप स्पीकर के सामने खड़े हों और आप कहें कि स्पीकर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या ये बात मुनासिब है? जी नहीं, क्योंकि स्पीकर के अंदर हमने तो कोई केमिकल रखा ही नहीं है कि जिसकी वजह से केमिकल वाइब्रेट करे और केमिकल की वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो केमिकल एनर्जी की बात की जा रही है ये तो टोटली गलत है, मुकम्मल तौर पे ये मौजू बात नहीं है। तो चलें पीछे की जानिब आते हैं। थर्मल का मतलब है ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आपको हीट मिल रही हो, हरारत मिल रही हो। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक स्पीकर पड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, और इस स्पीकर से मुख्तलिफ डायरेक्शन में आवाज़ जो है वो निकल रही है। इस स्पीकर के सामने आप खड़े हैं और कभी ऐसा हुआ हो कि आप स्पीकर के सामने खड़े हुए हों या टेलीविज़न के सामने खड़े हुए हों और आप कहें कि जी मुझे जो टेलीविज़न से जो आवाज़ निकल रही है, स्पीकर से जो आवाज़ निकल रही है उससे गर्मी लगना शुरू हो गई। क्या कभी ऐसा हुआ है? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि थर्मल एनर्जी भी नहीं है ये। चलें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है ऐसी चीज़ कि जिसके अंदर से चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस मोशन में हैं और उन चार्जेस की मोशन की वजह से करंट पैदा हो रहा है। और कभी आपने ऐसा भी नहीं देखा होगा कि आप कोई स्पीकर के सामने खड़े हैं और आप कहें कि स्पीकर से जो साउंड निकल रहा है वो साउंड सुनते सुनते मुझे करंट लग गया, या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ सुनते सुनते आप कहें कि सर की आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पहुँची है मुझे करंट सा लग रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी किस्म नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है मैकेनिकल एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है पहले वो समझ लें। बेटा मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ होती है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी, ये ऐसी होती है। काइनेटिक एनर्जी आप अपनी जमात नहम में पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी जिस्म की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जिस्म की पोजीशन के लिहाज से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे चूंकि आप देख सकते हैं कि जो हवा के ज़रात हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मोशन में है, तो इसका मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और कुछ हद तक वो अपनी पोजीशन भी तब्दील कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन है बे, जिसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी का जिक्र किया है, वही हम उसे चूज़ करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे। तो आज से ये बात याद रखिएगा कि साउंड मैकेनिकल एनर्जी की एक किस्म है। अगर ये बात भी समझ आ गई है तो चलें चौथा सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। कहते हैं जी खलाबाज एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ऐसी इसकी क्या वजह है? वो बोलते क्यों नहीं है? तो आपको याद होगा कि मैंने लेक्चर में भी ये बात बड़े डिटेल से बताई है कि खला का मतलब है ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई चीज़ मौजूद ना हो, कोई मीडियम मौजूद ना हो। मीडियम मौजूद नहीं है तो साउंड क्यों कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, कैसे जाएगी? तो इसका मतलब है जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम मांगती है, और जब मीडियम है ही नहीं तो साउंड
ट्रैवल ही नहीं करेगा, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा तो वो बोलते रहें, मुंह हिलाते रहेंगे, मुंह हिलता हुआ नजर आएगा, आवाज़ तो आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है जो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, कैरियर ही नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि साउंड खला में मूव नहीं करती, ट्रैवल नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती, तो इस वजह से रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन में कहा जा रहा है साउंड वेव खला में बहुत आहिस्ता सफ़र करती हैं। हमने तो ये कहा है कि साउंड वेव सफ़र ही नहीं करेंगी, तो जब सफ़र नहीं करेंगी तो चाहे आहिस्ता हो या तेज़ी से हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। साउंड वेव्स खला में बहुत तेज़ी से सफ़र करती हैं, जी नहीं, वो सफ़र ही नहीं करती। साउंड वेव्स खला में सफ़र नहीं करती, ये बात ठीक लग रही है, लेकिन अभी चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे, खला में साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में गुजरने वाली जो वेव्स की तादाद है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन अब यहाँ पे वेव ही कोई नहीं गुजर रही तो उसकी फ्रीक्वेंसी का होना भी महाल है, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी वाली बात भी गलत है। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जो कि है साउंड वेव खला में सफ़र नहीं करती। तो इससे हमारा ये चौथा सवाल भी मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब ये सवाल समझ में आ गया है तो चलें बढ़ते हैं अपने अगले कसीरुल इंतखाबी सवालात की जानिब। जी, तो हम आ चुके हैं बाकी के सवालात की जानिब। 4 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो चलें बढ़ते हैं 5वें सवाल की जानिब। 5वें सवाल में कहा यह जा रहा है कि साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार ज़्यादातर किस पर होता है? फ्रीक्वेंसी पे, पीरियड पे, वेवलेंथ पे या एम्पलीट्यूड पे? तो इसके लिए लाजिम है कि जहाँ पे हमने लाउडनेस पढ़ा था वहाँ पे हमने लाउडनेस के कुछ अवामिल पढ़े थे जिन पे लाउडनेस मुनहसिर होती है। तो क्यों ना वो अवामिल देख लिए जाएँ कि वो अवामिल कौन कौन से हैं। जैसे ही हम अवामिल देख लेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, हमारा जहन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जिससे हमें जवाब देने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सबसे पहला फैक्टर जो हमने देखा था, हमने कहा था कि जो लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। फिर दूसरा जो हमने देखा था कि लाउडनेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाइब्रेटिंग एरिया के। और आखिरी हमने ये भी देखा था कि लाउडनेस जो है ये इन्वर्सली वेरी करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फासले के, यानी कि वाइब्रेटिंग जिस्म का फासला कितना है सुनने वाले से। तो ये जो 3 अवामिल हैं इन पे लाउडनेस मुनहसिर होती है। अब देखते हैं कि इन 3 में से जो हमें दिया गया होगा ऑप्शन में से अगर कोई इन जैसा है तो उसको चूज़ कर लेंगे, बाकियों को हम गलत तसव्वुर करेंगे। तो चलें, फ्रीक्वेंसी है इनमें? जी नहीं, फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो गई। पीरियड है इन तीनों में से? नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया। वेवलेंथ इन तीनों में से है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। एम्पलीट्यूड, जी हाँ, बिल्कुल पहला हम लोगों ने जो फैक्टर लिखा है जिस पे लाउडनेस मुनहसिर होती है वो एम्पलीट्यूड ही है। इस वजह से हम कहेंगे कि 5वें सवाल का जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा दाल। अगर ये समझ आ गया तो चलें एक अगले स्टेप की जानिब बढ़ते हैं, अगला कदम उठाते हैं और 6ठे सवाल में पढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि एक आम आदमी के लिए काबिले समात फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या होंगी? आम आदमी यानी कि नॉर्मल पर्सन जो होता है, बिल्कुल सेहतमंद आदमी, उसके लिए हमने एक रेंज पढ़ी है अपने लेक्चर्स में। और वो रेंज क्या थी स्टूडेंट्स? वो रेंज थी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे 1000 वाला कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो आप जानते हैं कि आपने जमात नहम में प्री फिक्सेस पढ़े हैं। प्री फिक्सेस में आपने पढ़ा था कि ये जो 1000 है इसको 10 की ताकत 3 के ज़रिए लिखा जा सकता है। और 10 की ताकत 3 को आप क्या पढ़ते थे? किलो। और किलो 10 की ताकत 3 की जगह जब किलो आ जाएगा तो चलें जी, हमारे पास रेंज क्या है जी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और ये ऑप्शन हमें कहाँ नज़र आ रहा है जी? बे ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत हो गए। तो इस तरह से नॉलेज अप्लाई करते जाएंगे और चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। चलें इस लेक्चर के आखिरी कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ना सिर्फ ये इस लेक्चर का आखिरी कसीरुल इंतखाबी सवाल है बल्कि आपके इस यूनिट का भी आखिरी कसीरुल इंतखाबी सवाल है, जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मंदरजा ज़ैल में से कौन सी मिकदार कम होगी? इन मिकदारों में उसने 3 मिकदारें हमें दी हैं, वेवलेंथ,
पीरियड और एम्पलीट्यूड। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक देखना है, वेवलेंथ और पीरियड का, फ्रीक्वेंसी और पीरियड का ताल्लुक देखेंगे और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का ताल्लुक देखेंगे। तो अगर आपको याद है कि वेव इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वेव की मसावात पढ़ी थी, v बराबर है एफ लैम्डा के। अगर यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन निकालूं, इनका ताल्लुक निकालूं, तो वो बचेगा f बराबर है v बटा लैम्डा। और अगर v फर्ज करें कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। और आपने एक और फार्मूला भी इस जैसा पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के बराबर होती है, यानी कि टाइम पीरियड का उलट होती है। अगर ये बातें आपको याद हैं तो आपके लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो कौन सी चीज़ कम होगी। जी हाँ, अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो वेवलेंथ डेफिनेटली कम होगी, और इधर भी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए तो क्या चीज़ कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा। तो इसका मतलब है जहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल रही हैं वो हम ठीक मान लेंगे। सिर्फ वेवलेंथ बढ़ती है, सिर्फ एक, क्या सिर्फ वेवलेंथ कम हो रही है, जी नहीं। सिर्फ तीन, क्या एम्पलीट्यूड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ तीन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ एक और दो यानी कि वेवलेंथ और पीरियड कम होते हैं, ये हम दोनों साबित कर चुके हैं, लेकिन लाजिम है कि आखिरी ऑप्शन भी पढ़ा जाए। वो कह रहा है सिर्फ एक और तीन। अब चूंकि तीन पे एम्पलीट्यूड लिखा है, एम्पलीट्यूड का कोई फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब है कि जीम ऑप्शन बिल्कुल ठीक तसव्वुर किया जाएगा और बाकी के सारे ऑप्शंस गलत तसव्वुर होंगे। तो इस तरह से हमने इस मशक के जितने भी कसीरुल इंतखाबी सवालात थे ख़त्म कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, देखा आपने कि ये कसीरुल इंतखाबी सवालात किस तरीके से आपने हल करने हैं। पहले इबारत पढ़नी है, इबारत के बाद दिए गए तमाम इंतखाबात में से सब इंतखाबात को जो कि नामुनासिब हैं, मौजू नहीं हैं, उनको ख़त्म करते जाना है, उनके बारे में सोचना बंद कर देना है। और उसके बाद जो एक इंतखाब बचेगा, एक ऑप्शन बचेगी, उसको आपने मुंतखब कर लेना है और उसके बाद अपना आंसर या तो बबल फिल कर लेंगे या टिक का निशान लगा देंगे। आइंदा आने वाले लेक्चर में अगले मशक के अगले हिस्से को यानी कि सवालात का इयादा, इस हिस्से के सवालात को हल करने की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।